Hello students, welcome back again in 4B Engineers. Today we have to discuss the important question about vibrations in unit wise. Okay, so in this video we have to discuss unit 1, unit 2 and unit 5 important questions. Okay, now let's start. तो यूनिट 1 जो है हमारा ओवरऑल मैंने 8 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ठीक है, यूनिट 1 से हमारे काफी ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, क्योंकि अपना सबसे बड़ा यूनिट यूनिट 1 है। और हो सकता है मेरे ख्याल से जो मेरा गेस है, यूनिट 1 से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यस 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 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि आपका एकाक न्यूमेरिकल होगा और 3 थ्योरी होगा यूनिट 1 के टॉपिक से। ऐसा आपको मिलेगा यूनिट 1 से, या फिर हो सकता है 2 न्यूमेरिकल आए और 2 थ्योरी आए। ठीक है, तो काफी बड़ा यूनिट है ये हमारा। तो 8 क्वेश्चन में थ्योरी कॉन्सेप्ट रेडी कराने के लिए आपको 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जो कि इसी में से आता है। और इसमें से कौन से टॉपिक पे न्यूमेरिकल आएगा मैं आपको वो भी यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो आप नोट करते रहना ये, बट आप वीडियो पॉज मत करना, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, तो वो आपको मिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा यूनिट 1 से आ सकता है वो है, so that when two harmonic motion of the same frequency are added, the resultant motion obtained is harmonic motion। आपको मैंने पढ़ाया था लेक्चर यूनिट 1 के लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में कि एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जब आप दो हार्मोनिक मोशन को ऐड करोगे तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, क्या वो भी हार्मोनिक मोशन मिलेगा? तो उसका एक डेरिवेशन था, वो आपको यहाँ पे करना है। क्लियर? और होता है, और मैक्सिमम टाइम होता है कि इसी टॉपिक से एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आप अगर अब इसका डेरिवेशन कर लिए तो आप न्यूमेरिकल भी इजिली कर लोगे, और मैंने कराया भी है आपको। ठीक है, सेकंड है हमारा, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ वाइब्रेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ वाइब्रेशन। ये हमने यूनिट 1 लेक्चर 1 में ही मैं आपको बताया था कि वाइब्रेशन के मेन कॉजेज क्या है। बिकॉज ड्यू टू लूज फिटिंग ऑफ फिक्सर्स, ठीक है, बिकॉज बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी डैम्पर यूजेस, लो क्वालिटी स्प्रिंग यूजेस, एंड द एलिमिनेशन, कैसे एलिमिनेट करते हैं उसको। दैट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन 3 आपको ऐसा मिल सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन बस क्वेश्चन आपको आ सकता है, जिसमें आपको फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर वाइब्रेशन, टॉर्शनल वाइब्रेशन, ये सबको आपको एक्सप्लेन करना होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ, क्वेश्चन आपका आएगा, डिफाइन द टर्म्स फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन, या फिर टॉर्शनल वाइब्रेशन। ऐसे आएगा 2-3, तो आपको लिखना होगा। अदरवाइज जब क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन आया तो आपको लगभग सारे टर्म्स को कवर करने होंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका ऐसा आने वाला है, नाउ बॉडी डिस्क्राइब टू मोशन, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम, maximum and minimum amplitude of the combined motion, and what is the beat frequency or the beat phenomena। तो जब मैंने आपको बीट फिनोमिना वाला टॉपिक बताया था, तो उस टॉपिक को बताते हुए आपको बताया था ए प्लस बी मैक्सिमम पे आता है, ए माइनस बी मिनिमम पे आता है। तो लेक्चर नंबर 5 या 4 में बीट फिनोमिना पढ़ाया हूँ, वो पूरा आपको यहाँ पे करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, मेथड ऑफ वाइब्रेशन एनालिसिस, एनर्जी मेथड, रेलाई मेथड और न्यूटन्स लॉ ऑफ मेथड। मतलब किसी सिस्टम में, किसी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, तो उस वाइब्रेशन को एनालिसिस करने के लिए, मीन्स उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका फेस एंगल क्या है, उसको एनालिसिस करने के लिए आप 3 मेथड से उसको करते हो। नॉर्मली हम पूरे यूनिट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही यूज किए हैं, बट अगर एनर्जी मेथड से उस सिस्टम को निकालना हो तो कैसे करोगे, रिलाई मेथड से करना हो तो कैसे करोगे। तो ये आपको 1 बाय 1 एनर्जी मेथड की एक सिस्टम बना लेना, स्प्रिंग मास डैम्पर का, और उसको एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मेथड, विद द हेल्प ऑफ रिलाई मेथड, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ मेथड। ठीक है,
ओके गुड। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्रिटिकल डैम्पिंग एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये टॉपिक मैं यूनिट 1 से आपको नहीं पढ़ाया था, तो एक बार आप देख लेना कि क्रिटिकल डैम्पिंग मीन एट मैक्सिमम पॉइंट पे, डैम्पिंग के मैक्सिमम पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है, उसके कारण एम्पलीट्यूड क्या आएगी आपकी और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एट रेजोनेंस पॉइंट पे क्रिटिकल आपको देखने को मिलता है। तो यूनिट 2 में आपको थोड़ा बहुत हिंट मैंने ये दिया है कैसे आप एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस एंड डिराइव डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन को आपको इसका एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन उसका मोशन एक सिस्टम बनाओगे, उसका मोशन इक्वेशन बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ दैट मोशन इक्वेशन यू हैव टू कैलकुलेट द amplitude of the waves and the phase angle. Okay, now viscous damping, Coulomb damping and structural damping. ठीक है, express and derive damped free vibration of viscous damping, damped free vibration of Coulomb damping and damped free vibration of structural damping. अगर viscous damping हो रहा है in that case आपके सिस्टम में क्या आपकी उसकी वो एम्पलीट्यूड आएगा, उसका क्या फेस एंगल आएगा। जब कूलम डैम्पिंग हो रहा है इन दैट केस आपका क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा लिया जाए, कॉमा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लास्ट में मैंने कवर किया है, तो वो आप देख लेना। नाउ डिफाइन लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला डेरिवेशन है, वो भी टॉपिक भी मैं आपको, ये टॉपिक में आपको नहीं पढ़ाया यूनिट 1 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार आता है। अब इसके अलावा वर्क ड्यू टू वाइब्रेशन एनर्जी, ये सब टॉपिक जो मैं टॉपिक बाकी इसके अलावा पढ़ाया हूँ उस टॉपिक से, या फिर हाँ सपोर्ट मोशन, अगर इस सेकंड यूनिट में है शायद सपोर्ट मोशन, ये सेकंड यूनिट में या फिर इसी में है। ठीक है, तो वो सब टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, बाकी थ्योरी तो आपका इसमें से ही आने वाला है। ओके, नाउ यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में मैंने देखा पेपर उठाकर तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बहुत आए हैं। मतलब अगर 3 क्वेश्चन आपका आ रहा है इस यूनिट से तो 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, एक क्वेश्चन आपकी थ्योरी आएगी, ज्यादातर ऐसा है यूनिट 2 के साथ। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ किस टॉपिक का न्यूमेरिकल रेडी करना है और क्या थ्योरी आपको रेडी करना है। नाउ व्हाट इज मैग्निफिसेंट फैक्टर एंड हाउ डज इट वेरी विद फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो मैग्निफिसेंट फैक्टर क्या होता है आपको डिफाइन करना है, और मैग्निफिसेंट फैक्टर वीएस फ्रीक्वेंसी रेशियो का मैंने ग्राफ बताकर एट रेजोनेंस पे आपको अलग अलग कर्व बना के आया था, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यूनिट आई थिंक लेक्चर 3 यूनिट 2 में, तो वो करना है। तो ये एक्चुअली एक सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक्सप्रेस फोर्स वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग। ठीक है, तो अगर आपको फोर्स वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग पता होगा, फोर्स वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग को लेके फोर्स कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहा है सिस्टम पे और विस्कस डैम्पिंग, और इन दैट केस आपका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, वो एम्पलीट्यूड की वैल्यू लेके आप मैग्निफिसेंट फैक्टर कैलकुलेट करना, बस उसको एक्सटेंड करते जाना एंड उसी से आपको मैग्निफिसेंट रेशियो और आर मींस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से कोरिलेट है। क्लियर। इक्वेशन नंबर 3 है, और ये जो इक्वेशन 2 है वो ऐसे भी आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन को ऐसे भी आता है। अब आप बोलोगे कि कैसे स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट वाइब्रेशन क्या होता, तो याद करो जब मैं आपको फोर्स वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग पढ़ा रहा था, इन दैट केस जब रिस्पांस की बात करते हैं, रिस्पांस के टाइम पे हम देखते हैं स्टार्टिंग में ही जब हम मोशन का कैलकुलेशन करते हैं उसमें दो हमें मिलता है, एक हमें स्टेडी स्टेट का मिलता है, एक पर्टिकुलर एक कंपाउंडिंग इक्वेशन बनता है ना, दो इक्वेशन, दो सॉल्यूशन बन के आता है, दोनों सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, पता चलता है एक ट्रांजिएंट वाइब्रेशन होता है, मींस टाइम के साथ वो डिमिनिश होता है, एक आता है स्टडी स्टेट जो टाइम के साथ कांस्टेंट चलता है, दोनों मिलके सुपरपोजिशन वाइब्रेशन रिस्पांस बनता है। तो वो वाला टॉपिक मैं आपको बताया था और वो देख लेना। अगला है हमारा, व्हाट इज डिफरेंस डिफरेंट आइसोलेटिंग मटेरियल। आइसोलेटिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या है, इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, आपको फोर्स वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग या कूलम डैम्पिंग या स्ट्रक्चरल डैम्पिंग से आपको न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, तो आपको इस टाइप के डेरिवेशन का आपको मैंने बताया था, सिर्फ आपको याद करना है क्या, इन विस्कस डैम्पिंग फोर्स वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स वाइब्रेशन विद कूलम डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, बस फॉर्मूला याद करना, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। नाउ डिफाइन ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या होता है, ये भी मैं आपको टॉपिक को पढ़ाया हूँ, वो आपको डिफाइन करके उसका आपको डेरिवेशन करना है। क्लियर।
एक्सप्रेस द एम्पलीट्यूड एंड फेस एंगल ऑफ रोटेटिंग अनबैलेंस्ड वेरिएशन। ये क्वेश्चन बहुत कम चांस है आने का, बट आप ध्यान देना इसको एक बार, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा मैंने देखा है, एक कौन से साल के क्वेश्चन पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कभी कभी मेरे को अलग अलग पार्ट में मिला है। क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? जब आप मैग्निफिसेंट फैक्टर और फ्रीक्वेंसी रेशियो का जब ड्राइंग बनाओगे, कुछ ऐसा जब ड्राइंग बनाते होगे, ये मैग्निफिसेंट फैक्टर रहता है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रेशियो आर रखता है, ये रेजोनेंस का लाइन है एट 1.0 पे। तो आपको ग्राफ कुछ कभी कभी जीरो से आपको ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, एट रेजोनेंस पे आपको मैक्सिमम ये इन्फिनिटी चला जाता है, ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ये ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लेन द कंडीशन एट विच रेजोनेंस अकर, रेजोनेंस कब अकर होता है, व्हेन ओमेगा अपॉन ओमेगा एन या इज इक्वल टू 1, means omega is equal to omega n, natural frequency of the object and the isolate क्या नाम है, impact वाइब्रेशन इम्पैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम दोनों इक्वल होगा, इन दैट केस आपका रिस्पॉन्स बन के आता है। व्हाट हैपेंस टू द रिस्पॉन्स ऑफ एन अनडैम्प्ड सिस्टम एट रेजोनेंस विद अनडैम्प्ड, अभी तो डैम्पिंग विथ यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग, डैम्पिंग हो रहा है, जब डैम्पिंग जब फोर्स वाइब्रेशन सिर्फ फोर्स लग रहा है, कोई विस्कस कोई भी डैम्पिंग उसमें एक्ट नहीं हो रहा है, इन दैट केस आपका डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। व्हाई इज डैम्पिंग कंसिडर्ड ओनली इन नाइबरहुड्स ऑफ रेजोनेंस इन मोस्ट केसेस, बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलके बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है यूनिट 2 से कि व्हाट इज डैम्पिंग, डैम्पिंग क्या होता है। और यूनिट 2 में मोस्टली जब भी आप फोर्स वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग, फोर्स वाइब्रेशन विथ कूलम डैम्पिंग, फोर्स वाइब्रेशन विथ स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, हिस्टैरिसीस डैम्पिंग जब भी की हो, उसको सॉल्व करने के लिए आपने हेल्प लिया है विस्कस डैम्पिंग का। क्यों? ये क्वेश्चन भी आपको बनता है एक क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा माइंड में याद रखना। क्लियर? तो क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज डैम्पिंग एंड व्हाई वी यूज विस्कस डैम्पिंग एज एज मोस्ट सॉल्यूशन ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, दैट्स ऑल जो भी है, ठीक है, क्लियर। नाउ फिर यूनिट 5 से मैंने 5 क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया है, न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और मैंने मुझे जो लगता है वो लगता है ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस यूनिट से। इस यूनिट से न्यूमेरिकल आने का चांस 10% है बस, बाकी 90% चांस है कि आपको थ्योरी मिलेगा। और न्यूमेरिकल अगर आपको मिला भी तो वाइब्रोमीटर और एक्सीलरोमीटर पे ही आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, अदरवाइज कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नीड्स ऑफ वाइब्रेशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड साइकिल ऑफ डाटा एनालिसिस। वाइब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का क्यों क्यों क्या जरूरत है, ठीक है। और साइकिल ऑफ डाटा एनालिसिस मतलब सबसे पहले वाइब्रेटिंग बॉडी होगा, उसके बाद ट्रांसड्यूसर होगा, उसके बाद डाटा कन्वर्टर होगा, उसके बाद कंप्यूटर होगा, उसके बाद डाटा एनालिसिस होगा, ये जो साइकिल बनता है इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्वेश्चन 1 में। सेकेंड है हमारा एक्सप्रेस वाइब्रोमीटर एंड द रिस्पॉन्स ऑफ वाइब्रेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वाइब्रोमीटर क्या होता है और उसका एक ग्राफ बनता है, रिस्पॉन्स ग्राफ, वो आपको एक्सप्लेन करना है। वाइब्रोमीटर को भी एक्सप्रेस उसका डेरिवेशन, सेम टू सेम एक्सप्रेस एक्सीलरोमीटर को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिफाइन फेज डिस्टॉर्शन। फेज डिस्टॉर्शन क्या होता है वो डिफाइन करना, जब फ्रीक्वेंसी दो फ्रीक्वेंसी जब पास किसी बॉडी में दो तीन चार टाइप के फ्रीक्वेंसी बन रहे हैं तो सबका फेज डिफरेंस अलग अलग हो रहा है, ठीक है, दैट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फ्रीक्वेंसी, दैट एंगल डिफरेंस बिटवीन टू frequency is called the phase distortion or the phase lag between two frequencies. Okay, now how frequency measuring instrument work, frequency measuring instrument कैसे काम करता है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करता है। फ्लोटन टैकोमीटर और फरम टैकोमीटर, ये दो होते हैं, एक होता है सिंगल रीड इंस्ट्रूमेंट और एक होता है मल्टी रीड इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ यूनिट 5 में, सारे टॉपिक को मैंने आपको कवर किया और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको जो बताया था वाइब्रोमीटर एक्सीलरोमीटर पे करवाया है। तो यूनिट 5 बहुत आसान है, आप इससे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप कवर कर लो तो काफी अच्छा रहेगा। ओके, तो वाइब्रेशन का ये 3 यूनिट कवर मैंने यहाँ किया और इस यूनिट में इतना ही है, बाकी 2 यूनिट को हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।